गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज से हम उत्तराखंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में हमने पढ़ना क्या क्या है, देखिए सर ने बता ही दिया आपके एग्जाम में उत्तराखंड का क्या महत्व है, कितने क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं। ठीक है, अगर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उत्तराखंड में अगर 1/3 क्वेश्चन आते हैं 150 में से, अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड से संबंधित, तो आप यहाँ पे लगभग 50 में से 45 प्लस तो आसानी से आप कर लेंगे। यूकेपीएससी जो आपके एग्जाम में प्री एग्जाम में पूछता है, बहुत हल्के क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है, लेकिन आपने थोड़ा डिटेल से अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो आपने यहाँ ये देखा होगा, दो आयोग हैं, एक यूके एसएससी और एक यूके पीएससी। ये दोनों आयोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, ग्रुप सी के एग्जाम ये आयोग करवाता है, अधीनस्थ चयन आयोग, और यूकेपीएससी उच्च स्तर के एग्जाम करवाता है, जैसे लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, अपर पीसीएस इत्यादि ये एग्जाम करवाता है। इसके क्वेश्चनों का जो पैटर्न है बहुत ज्यादा कठिन रहता है और उलझे हुए क्वेश्चन रहते हैं। हम तो इसके लेवल पर पढ़ाते हैं, है तो ग्रुप सी का एग्जाम लेकिन एक ही एग्जाम होता है उसमें, इसमें दो एग्जाम होते हैं, प्री तो आपने निकालना ही पड़ेगा। तो ये बहुत आसान, इसकी तुलना में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है और हमेशा ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप अगर इस लेवल का पढ़ के आएंगे तो आसानी से ये कर जाएंगे। आप 50 में से मैं 45 प्लस बता रहा हूँ, लेकिन लगभग कई बच्चे तो 50 तक भी, पूरे 50 के 50 करके आएंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, दो चार क्वेश्चन वो आपके छूट सकते हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप आसानी से करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे क्या उत्तराखंड में शुरुआत में, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें हैं। उत्तराखंड का भूगोल, भूगोल में ज्योग्राफी में अगर हम देखें, भूगोल में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर आता है, जैसे उत्तराखंड की स्थिति, मतलब कहाँ लोकेटेड है उत्तराखंड, कौन कौन सा बॉर्डर एरिया है इसका, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, और कौन कौन से जिले हैं, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे, यानी कि ये कितना फैला हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उत्तराखंड की स्थिति विस्तार के बाद उत्तराखंड का भौगोलिक भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कहाँ उच्च हिमालय है, कहाँ मध्य हिमालय है, कहाँ लोअर हिमालय है, इसके अलावा कहाँ मैदानी क्षेत्र है, कहाँ भाबर है, हम जिस दून या द्वार पट्टी में रहते हैं इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी में बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, जैसे पर्वत आ जाते हैं, इसमें पास आ जाते हैं, दर्रे, पर्वत दर्रे, इसमें आ जाते हैं बुग्याल, बुग्याल इत्यादि आ जाते हैं, मेडो वगैरह, और इसमें घास के मैदान जो होते हैं इनको बुग्याल कहा जाता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगे, ताल आ जाएंगे, ताल बहुत सारे इसमें आ जाएंगे, मंदिर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो आपने मंदिरों के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। मुख्य इसमें से मंदिरों में चार धाम, बड़े मंदिर हैं यहाँ पे, चार धामों के बारे में, उनका शीतकालीन आवास कहाँ है, ये सारी जानकारी हम इसमें पढ़ते जाएंगे। फिर एक आता है उत्तराखंड का कल्चर से संबंधित, या हम उसको उत्तराखंड का कल्चर, कल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है, आप सुनते रहिए थोड़ी देर, मैं आपको जब टॉपिक आ जाएगा तब बताऊंगा। उत्तराखंड के कल्चर में बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें होंगे नृत्य, होंगे डांस वगैरह, इसमें होंगे गीत आ जाएंगे इसमें। और कल्चर में जैसे स्थापत्य कला, या हम क्या क्या बनाना जानते हैं, मूर्ति किस तरह से प्राचीन समय में यहाँ बनाई जाती थी, और इसके अलावा चर्म शिल्प वगैरह, मतलब क्राफ्ट से हम क्या क्या चीजें, हमारे पूर्वज क्या क्या बनाते थे। जैसे आपने उसमें देखना है कि कागज शिल्प, उत्तराखंड के जो पूर्वज थे हमारे, कागज बनाना जानते थे, किससे कागज बनाते थे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे, कल्चर में ये आ जाएगा। मेन आपको ये देखना है कि नृत्यों के नाम वगैरह आएंगे, और किस तरह से कौन सा नृत्य किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। फिर और चीजें भी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह आ जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड में परिवहन तंत्र, रेलवे कितने जिलों में है, जैसे 6 जिलों में यहाँ पे रेलवे है,
फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे रोपवे, रोपवे कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, अभी हेमकुंड और केदारनाथ में रोपवे का उद्घाटन किया जा रहा है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर इसमें एक टॉपिक आता है प्रमुख व्यक्तित्व, जो जो उत्तराखंड में प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये तो ओवरऑल और चीजें हैं। अब इसमें इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आता है। उत्तराखंड में सारी चीजें होंगी, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटी होगी। जैसे उत्तराखंड के पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन कौन बने अभी तक, राज्यपाल कौन कौन बने, ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। किस टाइम से किस टाइम तक राज्यपाल कौन बना, उत्तराखंड के मुख्य सचिव वगैरह, ठीक है, गवर्नर वगैरह। और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, जज वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिटी भी इसमें आएंगी। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में भी बहुत सारी जानकारी है, उसको भी पढ़ेंगे। ये जानकारी जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक पार्ट आता है उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास। अब इतिहास में क्या क्या चीजें हैं उत्तराखंड में, देखो एक बार आप शॉर्ट में इसको देख लो। जैसे प्राचीन समय में यहाँ पे एक जंगली एरिया था उत्तराखंड, तो पूरा कैसा भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड। अभी भी बहुत जगह आप जाते हैं जंगलों में, जंगल वगैरह देखते हैं। यहाँ से आप नाला पानी वगैरह इन क्षेत्रों में भी जाएंगे तो आपको जंगल ही दिखाई देगा। पर्वतीय क्षेत्रों में तो जंगली जंगल इलाका है। तो प्राचीन समय में सबसे पहले कुछ जनजातियां यहाँ पर आई, जैसे कोल आए। सबसे पुरानी जाति मानी जाती है कोल, जो उत्तराखंड में आई। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति कौन है, कोल है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि कोल है। कोल क्या है, जातियों का नाम है। जैसे पहले आदिवासी समुदाय जो था, यानी कि आप आदि मानव पढ़ते होंगे, जो अपना शरीर किससे ढकते थे, पत्तों से, जंगली जानवरों के छालों से। और यहाँ पे उनको कंद मूल फल वगैरह मिल जाते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उनसे भोजन प्राप्त कर लेते थे। यहाँ पानी, नौले, धारे इत्यादि हैं, उनका पानी पीकर अपना जीवन यापन करते थे। तो सबसे पहले बाहरी क्षेत्रों से, यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं आर्य कहाँ से आए, मध्य हिमालय क्षेत्र से पढ़ते हैं आर्य आए, ठीक है। उसी तरह से ये लोग भी बाहरी क्षेत्रों से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। चलते 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 उत्तराखंड के क्षेत्रों में पहुंचे। यहाँ देखा उन्होंने पत्थर भी हैं, नुकीले पत्थर हैं, उनसे जानवरों को भी मार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उन्होंने देखी तो यहीं रहने लगे। तो सबसे प्राचीन जो जाति थी कोल कहलाती है। उसके बाद आए किरात। किरात इनसे थोड़ा सभ्य थे। कोल मतलब आप समझ लो, इनका शरीर बिल्कुल भद्दा था, रंग इनका काला होगा। कोल कैसे नाम पड़ा है, काले वर्ण से, दिखने में भद्दे, कुरूप, और नाक चपटा, कान कान बड़े बड़े से, और मुंह आगे की तरफ निकला हुआ, माथा आगे की तरफ निकला हुआ, ठुड्डी आगे की तरफ निकली हुई। तो ऐसा शरीर जो दिखेगा, आपको दिखेगा कि आदिमानव की तरह है, थोड़ा सा ऐसा हट्टा कट्टा टाइप का शरीर। तो किरात उनसे थोड़ा विकसित थे, इनसे ज्यादा विकसित थे, तो इन्होंने इनको भगा दिया। जैसे शुरुआत में कोल लोग आए थे उत्तराखंड के मैदानी वाले इलाके में, जैसे ही किरात आए, किरातों ने इनको यहां से भगा दिया। कोल कहाँ चले गए, पर्वतीय एरिया में चले गए। फिर किरातों से भी इनसे ज्यादा सभ्य लोग आए, आ गए। कोल, किरात और खस, खस लोग आए। अगर कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में आदि पुरुष है, यानी कि हमारे जो पूर्वज इन तीनों में से अगर हैं, तो या तो आप कोलों के वंशज होंगे, या किरातों के वंशज होंगे, या खसों के वंशज होंगे, अगर बाहरी क्षेत्रों से ना आए हों, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तराखंड में लगभग 60 से 70% जनसंख्या खसों की है, खस है। आपने कोई एक शब्द सुना होगा खसिया नाम से, खसिया, जैसे जो ठाकुर या राजपूत होते हैं उन्हें खसिया कह देते हैं कई लोग, लोग चिढ़ जाते हैं। खस क्या थे, हट्टे कट्टे शरीर वाले सैन्य प्रवृत्ति के लोग थे। उत्तराखंड की आधी आबादी खसों में ही है। फिर इसके बाद विभिन्न प्रजातियां आती गई यहाँ। जैसे अशोक का साम्राज्य था, जो भारत में जो जो साम्राज्य थे, और उसी दौरान उत्तराखंड के क्षेत्रों में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र विस्तार किया। जैसे अशोक किस वंश का है, अशोका मौर्य वंश के हैं अशोक, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के हैं, उनका साम्राज्य उत्तर भारत में फैला हुआ है पूरा। तो उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत से धीरे धीरे उत्तराखंड की क्षेत्र में अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहा। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, जो प्राचीन इतिहास है उत्तराखंड में,
पुरातात्विक स्रोतों से उसकी जानकारी मिली है, कहीं पत्थर मिल गया, शिलालेख मिल गया, ताम्रपत्र मिल गया, इन्हीं चीजों से जानकारी मिली है। तो एक कालसी में, आप कालसी गए होंगे बहुत सारे लोग, तो कालसी में आपने एक पत्थर देखा होगा बहुत बड़ा, कालसी शिलालेख कहलाता है, अशोक का है। और उस शिलालेख में उस समय जो उत्तराखंड में चल रहा था, कुनिंद वंश चल रहा था, उत्तराखंड में कुनिंद वंश। और उसी दौरान एक मौर्य वंश का राजा आया, मौर्य वंश का राजा, उसका नाम था अशोक। इसने कालसी में आकर अपना एक शिलालेख गढ़वा दिया। अब आप ऐसा समझ लो जैसे धामी जी की सरकार है, और धामी जी की सरकार के दौरान मोदी जी आते हैं, मोदी जी के नाम का कोई पट्टा दिखाई देता है, तो आप क्या मानोगे कि जो धामी जी की सरकार है इनके अधीन है, ऐसा मानोगे? या ऐसा मान लो कि आपके घर में, आपका घर है, आपके घर में किसी दूसरे का बोर्ड लगा है, जहां आप रह रहे हैं, जैसे कमरे में रह रहे हैं, किसी और का बोर्ड लगा है, इसका मतलब क्या मानोगे? आप किसके अधीन हैं? उन लोगों के अधीन है। तो अशोक जब आया, अशोक का एक शिलालेख गढ़वाया गया, और कुलिंदों को इसमें पुलिंद लिखा गया है, पुलिंद ये लिखा गया है। इसका मतलब ये समझा गया, ये कुलिंद तो छोटा साम्राज्य है उत्तराखंड का, और ये किसके अधीन होगा? मौर्य साम्राज्य के अधीन होगा। अशोक के अधीन ये कुनिंद वंश के लोग रह रहे थे। अशोक तो बड़ा राजा है ना, ये छोटे साम्राज्य वाले राजा हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे राजवंश यहाँ पे चलते गए। और जैसे गुप्त वंश आता है, गुप्त वंश से हमने क्या क्या सीखा? गुप्त वंश में स्थापत्य कला बहुत विकसित थी, जैसे मूर्ति बनाना वो जानते थे, तो उत्तराखंड के लोगों ने भी मूर्ति वगैरह बनाना सीखा। यहाँ पे जो कार्तिकेयपुर राजवंश आता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में बहुत सारी मूर्तियां बनी, मंदिर बने। अधिकतर आप देखते हैं कत्यूरी वंश में ही यहाँ पे मंदिर वगैरह बने हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर और बहुत सारे मंदिर हैं। तो इसके बाद अन्य वंशों के बाद एक कत्यूरी वंश आता है, इसी वंश को कहा जाता है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर आज थोड़ा परिचय रहेगा, फिर हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, ठीक है? अभी ऐसा मत सोचना बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, ऐसा मत समझना। हम एक एक टॉपिक लेंगे, जैसे उत्तराखंड का परिचय लेंगे, पहले उसे ही खत्म करेंगे। आज तो मैं एक बेसिक परिचय आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो कत्यूरी वंश आया, इसने कब तक राज किया? 700 से 1050 एडी तक इसने राज किया। इतने सालों तक इन्होंने अपना राज किया, तो बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए। फिर उसके बाद इसी वंश से दो वंश निकले। इस वंश से कैसे दो वंश निकले? ये उत्तराखंड समझ लो इसको। और कुमाऊं के क्षेत्र में, जब कार्तिकेयपुर राजवंश पहले क्या था कि ये राजवंश यहाँ राज करता था। एक क्षेत्र है चमोली में, चमोली में जोशीमठ सुना होगा आपने, ठीक है? चमोली में जोशीमठ, जहां शंकराचार्य बैठते हैं, और वहीं पर इनका साम्राज्य था, तो उसको ज्योतिर्मठ कहा जाता था। अभी इसका नया नाम भी जोशीमठ का क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ। पहले भी इसका नाम ज्योतिर्मठ था, बाद में जोशीमठ कहा लोगों ने। क्यों कहा होगा जोशीमठ? कोई बताना, ज्योतिर्मठ को जोशीमठ क्यों कह दिया? बताओ क्यों कहा होगा? मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति है। तुम्हारा नाम, अपना नाम बताना आप। हैं? अनंत है। तो अनंत आपको घर में क्या कहते हैं आपके घर वाले? हैं? चलो आपका तो अलग ही कह रहे हैं। आपका नाम? आपका झूठ मत बोलना, आपका बताओ। अच्छा, गुड्डू बुलाते हैं क्योंकि उनको आकांक्षा नाम बड़ा लगता है। आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा तो छोटा ही है, तो दीक्षा ही बोलते होंगे, कोई दी बोल देता होगा। औरों का? आपका? आपका नाम? हाँ है, क्या है? सीरत। तो आपका तो बहुत कठिन नाम है, क्या बोलते हैं घर में? यही बोलते हैं। जैसे मान के चलो किसी का नाम सुरेंद्र है, बड़ा नाम है सुरेंद्र सिंह, और घर वाले बार बार थोड़ी बोलेंगे सुरेंद्र सिंह इधर आ जा, सुरेंद्र सिंह ये कर। आधा घंटा तो सुरेंद्र सिंह बोलने में ही लग जाएगा। तो घर वाले क्या बोलते हैं इसको? सुरी बोल देंगे, सुरे बोल देंगे, सुर बोल देंगे, ठीक है? शॉर्ट नाम बोलते हैं। तो जो संस्कृत के नाम है, हमेशा आप समझना कि हमारी जहां पे बड़े नामों को पढ़ने में जीभ लगती है। जैसे जैसे आप ज्योतिर्मठ बोलो, तो इसको बोलने में बहुत समय लग रहा है, जीभ अटक रही है इधर उधर। तो हम क्या चाहते हैं?
सरल बोलना चाहते हैं हमेशा, तो खुद ही विकार पैदा हो जाते हैं। ये मतलब द्वेष है। ज्योतिर्मठ का तो कुछ अर्थ है, जोशीमठ का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये तो संस्कृत का शब्द है। ज्योति, शंकराचार्य ने यहाँ पे ज्योति जलाई थी, ज्योत मतलब दीपक जलाया था, ऐसा मठ इसलिए ज्योतिर्मठ उसका नाम पड़ा। इसका अर्थ था, लोगों ने कठिन लगा तो इसको ये कर दिया। जैसे ऋषिकेश है एक नाम, ऋषिकेश, ऋषिकेश का पुराना नाम है ऋषिकेश, और अब हम इसको क्या कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश के बाद थोड़े दिन में देखना आप, तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा ऋषिकेश। इंग्लिश में तो ऐसे ही लिखते हैं, RI लिखते हैं, तो ऋषिकेश ऐसा हो जाएगा। उच्चारण तो यही है। ऋषिकेश का तो कोई अर्थ था, ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, ईश मतलब है ईश्वर, इंद्रियों का भगवान विष्णु के नाम पर वो पड़ा है। तो बहुत सारे ऐसे विकार आ जाते हैं। ये आपने अभी संस्कृत में इस तरह से कुछ पढ़ना नहीं है, मैं एक बता रहा हूं आपको। 700 से 1050 तक कत्यूरी वंश ने शासन किया था इसी जोशीमठ में। फिर क्या हुआ, कोई भी साम्राज्य, आप चाहे इतिहास आपने पढ़ा होगा, साम्राज्य एक बार अपने चरम अवस्था तक पहुंचता है, मतलब कितना विकास कर लेगा। जैसे मोदी जी की सरकार है, एक ऐसी अवस्था तक पहुंचेगी, विकास की एक ऐसे अवस्था तक पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद ऐसा संभव तो नहीं है ना कि मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री आएंगे भी, चलो हम मान लेते हैं योगी जी उनसे बेहतर आए, फिर जरूरी नहीं है योगी जी से भी बेहतर कोई आए, तो गिरना तय है ना। तो एक बार कोई भी राजवंश अपनी उच्च स्तर तक पहुंचेगा, उसके बाद गिरना उसका तय है। ऐसे ही ये जोशीमठ में जो इनकी राजधानी थी, उसके बाद इनके राजा थोड़ा सा अयोग्य साबित हुए, तो ये मतलब कई भागों में टूट गया। अब दो शाखाएं बन गई इनकी। एक शाखा तो बनी कुमाऊं के कत्यूरी में, कत्यूर में। कत्यूर कहाँ है, इसमें से कोई कुमाऊं का है? नहीं है कोई। उत्तराखंड का कोई नहीं है, उत्तराखंड मतलब कुमाऊं क्षेत्र का। गढ़वाल के, गढ़वाल के, ठीक है। कुमाऊं में एक जगह है बागेश्वर में, तो बागेश्वर में एक कत्यूर जगह है, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया अब कत्यूरी। एक शाखा यहाँ आ गई, और एक शाखा यहीं पे पंवार वंश बना। और आपने वो सुना होगा चांदपुरगढ़, चमोली की कोई है? चमोली की नहीं है। चमोली में एक दक्षिण में एक स्थान है चांदपुरगढ़, तो चांदपुरगढ़ नामक एक जगह था। तो चमोली के चांदपुरगढ़ में एक, यहाँ पे दोनों जगह एक ही कहानी चलती है। चांदपुरगढ़ में एक राजा आता है, और कत्यूर घाटी में भी एक राजा आता है, और यहाँ से चंपावत में एक चंद राजवंश बन गया। एक तो चंद बना इधर से, और एक बना पंवार राजवंश। दो राजवंश यहाँ पे उद्भव हुए, चंपावत के क्षेत्र में चंद, और यहाँ पे पंवार। अब यहाँ कैसे बने चंद और पंवार, जैसे यहाँ पे कत्यूरी राजवंश चल रहा था, पहले यहाँ वाली कहानी सुन लो, चंपावत वाली। चंपावत में एक राजा था ब्रह्मदेव, चंपावत में एक राजा था ब्रह्मदेव, और जो ये ब्रह्मदेव राजा था, इसकी पुत्री थी, उसका नाम था चंपा, और इसकी मान लो पुत्री है। पुत्र कोई नहीं था इसका। अब पुत्र नहीं होगा तो क्या करेगा ये, एक योग्य राजा ढूंढ रहा था, और प्रयागराज इलाहाबाद से एक व्यक्ति आता है, और उसका नाम था सोमचंद नाम का व्यक्ति। और सोमचंद जो व्यक्ति था, ये तीर्थ नगरी में घूमने के लिए आया था, तो इसे लगा कि ये योग्य शासक है, योग्य शासक है, अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। अब सोमचंद ने एक नया वंश उद्भव कर दिया यहाँ पे, चंपा के नाम पर ही, क्योंकि इसको दहेज पर जमीन मिली थी, तो दहेज पर जमीन मिली थी, तो चंपा ने भी कहा मेरे नाम से भी कुछ रखो, तो इसने कौन सा राजवंश रख दिया, चंद राजवंश एक चला दिया। अब ये राजवंश चंद राजवंश कुमाऊं में चलेगा चंद। पंवार कैसे बना, पंवार राजवंश में भी इसी तरह की कहानी थी। एक व्यक्ति झूसी वहां से आया था, गुजरात से, ठीक है, धार नगरी गुजरात से आया था, उसका नाम था कनकपाल। क्या था नाम, कनकपाल नाम का एक राजा था, धार नगरी गुजरात से आया, इसने यहाँ पे नया वंश चला दिया पंवार वंश। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बने। एक क्वेश्चन आता है कि चंद राजवंश की स्थापना किसने की, सोमचंद ने। ठीक है, आगे आप पूरी कहानी इसकी पढ़ोगे, अभी शॉर्ट में देख लो। पंवार राजवंश की स्थापना किसने की, कनकपाल नाम के राजा ने की। ये गुजरात से आया था, और ये वाला आया था झूसी इलाहाबाद, ठीक है, वहां से आया था, तो दो वंश चले। अब ये दो वंश चलते गए इसी तरह से, कुमाऊं में समकालीन थे, मतलब एक एक दूसरे के काल में थे। कुमाऊं में चंद, और गढ़वाल में पंवार राजवंश, ये चलते रहे।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि चंद राजवंश में 1790 में 1790 में इसमें यहाँ पे गोरखाओं ने एंट्री की। गोरखा कौन है? गोरखा है नेपाल के, ठीक है, नेपाल के गोरखाओं ने एंट्री की और गोरखाओं ने चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद को हरा दिया। और हराने के बाद 1790 से 1815 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का राज रहा। कहाँ पे? कुमाऊं में। ये कुमाऊं का एरिया है, इसमें इनका राज रहा। अब गढ़वाल में किसका राज रहा? गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में गोरखाओं का राज रहा। तो इसके बाद कौन आए? चंद पंवार के बाद गोरखा आ गए। कौन आ गए? गोरखा। कौन थे गोरखा? नेपाल के थे, तो इनका शासन बड़ा अत्याचार पूर्ण माना जाता था, कि गोरखाली कहते थे, और मतलब क्रूर प्रवृत्ति के थे। इनका उद्देश्य था कि मारकाट मचाओ और राज करो। लोग बहुत परेशान हो गए थे। लोगों ने सोचा कि इनसे अच्छा शासन तो किसी दूसरे का है। फिर लोगों को ये लगा कि इनको भगाना चाहिए यहाँ से। फिर आए अंग्रेज। तो 1815 के बाद दोनों जगह 1815 के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। और 1947 तक अंग्रेज रहे यहाँ। तो इसके बाद रहे अंग्रेज। आप मोटे मोटे राजवंश अगर याद करोगे तो आप ये समझना, सबसे पहले मैं सीरियल से इसमें बना देता हूँ, रुक जाओ। क्या क्या बताया? पहले मैंने एक राजवंश बताया, कत्यूरी। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर इसी को कहते हैं, ठीक है। बाद में डिटेल से पढ़ेंगे क्यों कहते हैं कत्यूरी या कार्तिकेयपुर, ये आपके समझ आ जाएगा। चंद और पंवार बताया, इसके बाद चंद और पंवार। और इसके बाद मैंने बताया गोरखा, गोरखा राजवंश। इसके बाद कौन बताए? इसके बाद बताए अंग्रेज। और अंग्रेज चले गए, फिर हम लोग हैं, ठीक है, हम स्वतंत्र हो गए। तो फिर तो वही चल रहा है अंग्रेजों के बाद। फिर अंग्रेजों के टाइम पे क्या चला होगा? यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वगैरह आए होंगे। कौन कौन उत्तराखंड के फ्रीडम फाइटर हैं, मतलब हमने इनको भगाने के लिए क्या क्या किया, और इस दौरान कौन किन किन लोगों ने भागीदारी दी, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्रामी कौन कौन है, ये सब हमने पढ़ना होगा। जैसे भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ भी नेता थे, उन्होंने भी चलाया। नमक सत्याग्रह भारत में चल रहा था, गांधी जी ने डांडी मार्च चलाया, यहाँ भी चल रहा था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ भी चल रहा था। तो जो जो चीजें भारत में चल रही थी, गांधी जी यहाँ आए। सबसे पहले गांधी जी गढ़वाल के क्षेत्र में आए। 1815 में एक कुंभ मेला चल रहा था, हरिद्वार में आए थे गांधी जी। और गांधी जी ने आकर यहाँ पे लोगों को जागरूक किया। कुमाऊं में गए 1829 में। तो ये सब हमने पढ़ना होगा, जो भारत में चल रहा है उस दौरान उत्तराखंड में क्या चला, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की महिलाओं का क्या क्या योगदान था, महिलाओं में किन किन महिलाओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या योगदान दिया, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है, जब हम स्वतंत्र हो गए, हमारी डिमांड रही कि अलग सा राज्य बनाओ। फिर हम उसको बोलते हैं राज्य निर्माण आंदोलन। तो उत्तराखंड के राज्य के निर्माण के लिए हमने क्या क्या आंदोलन किए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अन्य लोगों ने क्या क्या आंदोलन किए, इसको पढ़ेंगे। फिर जब राज्य बन गया, राज्य बना 9 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड राज्य देश का 27वां राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड मिल गया। फिर उसके बाद वहां से आगे हमने पढ़ना है 2025 तक मुख्यमंत्री कौन बना, राज्यपाल कौन बना, ये सब हमने पढ़ना है। वो प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से एक हिस्ट्री टाइप की हो जाएगी। अब इसको पढ़ने से पहले, अभी मैं आपको कुमाऊं बता रहा हूँ, गढ़वाल बता रहा हूँ, बहुत सारे क्षेत्र बताए, तो ये तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपको परिचय आना चाहिए। आप मान के चलो नया घर खरीद रहे हैं, नया प्लॉट बना रहे हैं, तो उसका क्षेत्र तो आपको पता होना चाहिए कि कितना एरिया है, आस पड़ोस में कौन रह रहे हैं, बॉर्डर एरिया कितना है, ठीक है। अगर यही पता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हम इतना बड़ा बंगला बनाएंगे, आपसे किसी ने पूछा एरिया कितना है, बताइए, एरिया ही पता नहीं। उसका पूरा इतिहास तो पता है कि किसकी जमीन है वो, कब से किसने बेची, और आपको इतना पता नहीं है कि उसका क्षेत्र क्या है और प्लॉट कितने भागों में बटा है। तो इस तरह से हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार। ये क्या है स्थिति और विस्तार? देखो, इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं इसमें? मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कोई, ऐसा दिमाग में आप रखना ही मत, शुरुआत से ही बता रहा हूँ।
मैंने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ाए हैं जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते, वो भी पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होती, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। मैं किसी ताल का नाम पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे आपको बता दिया सहस्त्र ताल बता दिया, एक मैंने सहस्त्र ताल बता दिया, चलो एक ताल बता दिया, भीम ताल बता दिया मैंने, एक बता दिया मैंने नैनी ताल बता दिया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा उत्तराखंड का कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, आप बोलोगे सबसे बड़ा ताल भीमताल है। अब इसमें इंग्लिश में क्या पॉइंट है, सबसे बड़ा ताल भीमताल का नाम भीमताल ही रहेगा, सबसे बड़ा ही आप अपने अपने तरीके से उसको सबसे बड़ा लिख लीजिए। एग्जाम में आएगा उत्तरा कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल बताइए, आप बोलेंगे भीमताल है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल बताइए, तो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल कहाँ है एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा टिहरी में। भीमताल तो पता होगा, भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने मन से निकाल देना। कई बार क्या होता है कि हम अपने मन में ये रखते हैं हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इसको सीख ही नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल आपको उत्तराखंड में कोई समस्या ही नहीं होती। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस वगैरह है, वहां पे आपको जरूर दिक्कत आती है क्योंकि उसके शब्दावलियां ही अलग अलग हैं। अगर हम पूरे हिंदी में बोलेंगे समझ ही नहीं आएगा, यहाँ आपको दिक्कत ही नहीं होगी। इंग्लिश वाले कुछ शब्द होंगे, मैं उनको भी आपको बताता चलूंगा। तो देखो उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार में क्या है, इसको समझने के लिए उत्तराखंड के लोअर पीसीएस अपर पीसीएस इत्यादि में एक क्वेश्चन 2-3 बार आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसमें पूछा कि उत्तराखंड के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया साझा करते हैं, यानी कि कितने जिलों से बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर एरिया लगा है, ये क्वेश्चन आया था। वैसे तो बहुत आसान है, ठीक है, अभी आप एक मैप बनाएंगे, मैप से समझेंगे, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपको समझ नहीं आता, आप 3 लिख कर आ जाते हैं क्योंकि उत्तर के 3 जिले हैं, आपको वैसे ही समझना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप बनाना आना चाहिए। एक मैप बनाना आना चाहिए आपको। अब इतना ज्यादा आपके दिमाग में याद तो नहीं रह सकता, चमोली जिला यहाँ है, पिथौरागढ़ जिला यहाँ है, उत्तरकाशी यहाँ है, ऐसे याद नहीं रहेगा। जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड का मैप कैसे बनाया जाएगा। शुरुआत में मैं बनाऊंगा, आपको अभी कुछ नहीं करना है, मैं आपको लिखाऊंगा भी कि कैसे बनाना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। तो देखो इसको कैसे बनाना है। ये मैप सीमा के आधार पर सही बनेगा, बाकी इसमें अगर हम इसको बिल्कुल सही बनाना चाहें कि बिल्कुल चमोली जनपद कैसा है, वहां पे थोड़ा सा ऊंचा है नीचा है ऐसा बना दिया, लेकिन बॉर्डर एरिया सही नहीं बनाया, उसका कोई फायदा है नहीं। हम इसको इसलिए बना रहे हैं, इससे हमें बॉर्डर एरिया का पता चले कि इसकी सीमा किस किस से लग रही है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे बनाना है। ये बन गया पूरा उत्तराखंड का जिला, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य आपने देखा होगा 2 संभागों में बटा है, 2 मंडल है यहाँ पे। ठीक है, एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। तो उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, 2 मंडल हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला एरिया, ये कुमाऊं मंडल कहलाता है, इधर वाला एरिया गढ़वाल मंडल। तो हमने ये देखा कि उत्तराखंड 2 मंडलों में बटा है, एक इसमें भाग है कुमाऊं मंडल और एक इसमें भाग है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। टोटल डिस्ट्रिक्टों की संख्या 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में टोटल है। तो ये वाला जो एरिया है इधर का, 7 जिले इधर हैं, इधर 6 जिले हैं। आप ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या देहरादून दे दिया या कोई जनपद दे देगा, ऐसे आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए, ये मैप बनाना आना चाहिए। ये कैसे आएगा, जब आप इसको 2-4 बार बनाओगे,
ब्लैंक जगह पर इसमें ये नाम लिखोगे, खुद ही आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ साझा करता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर कहां कहां से साझा कर रहा है। तो यहां से लेकर इस एरिया से इस एरिया तक ये सीमा लगती है नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो अब आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक कितने जिले कवर कर रहा है। सॉरी सॉरी, ये इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से ये बना है, अब सही हो गया। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? 3 जिले। कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो आपके एग्जाम में आएगा नेपाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 3। निम्न में से कौन सा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल से किसका बॉर्डर नहीं लगता है? इसमें से एक जिला दे देगा इधर का। ठीक है, तो नेपाल से 275 किलोमीटर सीमा साझा होती है। कितने किलोमीटर? 275। अब एनटीए ने तो एक बार जो एनटीए नीट वगैरह के एग्जाम करवाता है, उत्तराखंड में एक हाई कोर्ट का एग्जाम करवाया था, उसने पूछा था कि नेपाल का कौन सा प्रांत उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, यानी कि नेपाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। नेपाल तो करता है, उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया। तो यहाँ का एक जिला है सुदूर पश्चिमी प्रांत। सुदूर पश्चिमी प्रांत, यानी कि ये जो पश्चिम वाला इनका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसका नाम रख दिया इन्होंने दूर, मतलब जो स्थित है, सुदूर पश्चिमी प्रांत है इनके जिले का नाम, जो कहाँ से सीमा साझा करता है? उत्तराखंड के इस एरिया से। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इसकी सीमा है चीन तिब्बत से। किसके साथ है? चीन तिब्बत। वैसे तो तिब्बत के साथ थी और चीन के साथ कम सीमा थी, लेकिन वर्तमान में तिब्बत जो देश है किसके अधीन है? चाइना के अधीन है। तो चीन या तिब्बत के साथ सीमा कितने किलोमीटर है? 350। तो 275 और 350 आप जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 625 किलोमीटर। तो टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है? कुल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो इसमें हमने देखा नेपाल के साथ, इसमें चाइना के साथ 275 और 350, तो 625, 625। तो एग्जाम में आ जाएगा कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बताइए कितनी है? 625 किलोमीटर। यहां तक आ गया। अब लोक सेवा आयोग ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिलों से लगती है? बताओ, उत्तराखंड का इंटरनेशनल बॉर्डर कितने जिलों, सॉरी इसका, उत्तराखंड के कितने जिले इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं, टच करते हैं? 5 जिले। कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? आप बताना कौन कौन से हैं, आप बताओ आप। हाँ चलो आप ही बता दो, कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, चंपावत, इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर, मैं इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूं, बता देता हूं इसमें। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर। इतना एरिया क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहां से लेकर यहां तक की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, समझ आ जाएगा। इतना ही पूछा जाएगा, या इतना पूछ सकता है कौन सा जिला इंटरनेशनल बॉर्डर सीमा साझा नहीं करता, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो 24 फरवरी 1970 में 1960 में ये 3 जिले बने थे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। इन 3 जिलों का गठन 1960 में हुआ था। तो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। तो 1962 में 1962 में जब युद्ध होने वाला था, इससे पहले भारत ने 3 अंतरराष्ट्रीय संवेदनशील क्षेत्रों को डिस्ट्रिक्ट बना दिया। पहले तहसील थी, ये तीनों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तहसीलें थी। तो यहाँ से क्या किया? अल्मोड़ा से अलग कर दिया, पिथौरागढ़ एक जिला बना दिया। चमोली अलग किससे हुआ? पौड़ी से अलग हुआ। और ये उत्तरकाशी किससे अलग हुआ? टिहरी से अलग हुआ। इस तरह से ये जिले बने। तो उत्तराखंड में कितने जिले हो गए? टोटल डिस्ट्रिक्ट 13। कुमाऊं मंडल में
6, गढ़वाल मंडल में 7, टोटल जिलों की संख्या 13 होगी। ठीक है, तो 13 जिले आपने पढ़ दिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पढ़ ली, इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह पढ़ लिया। अब आता है अंतरराष्ट्रीय के बाद अंतरराज्यीय सीमा, मतलब किस किस राज्य के साथ उत्तराखंड के राज्य सीमा टच करते हैं वो हमने पढ़ना है। तो इसी में देख लो आप कौन कौन से वो राज्य हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक जो सीमा है, इससे इधर तो चीन आ जाएगा, इधर जो सीमा है हिमाचल प्रदेश है, पूरा ही लिख देता हूं इसमें, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के साथ। अब इस मैप को देखकर बताओ कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले बॉर्डर साझा कर रहे हैं, आप बताना। 2 हैं, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। यहां से लेकर यहां तक क्या है, उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, देहरादून है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर आप देहरादून के पोंटा साहिब गए होंगे, वहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे हरियाणा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हरियाणा, यमुनानगर वगैरह क्षेत्र आ जाता है। लेकिन जो हरियाणा है ये उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है, इस तरह से है। नीचे उत्तर प्रदेश आ जाता है, ऊपर हिमाचल प्रदेश। ये वाला, ये जो रेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या टच हो रहा है इससे, नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये इस इसके पास में है, लेकिन ये इससे टच नहीं हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है, उत्तराखंड से नहीं लगती। अब इसके बाद देखो, इससे नीचे, इससे नीचे है उत्तर प्रदेश। तो यूपी के साथ यहां से लेकर, ये जो एरिया है इधर से लेकर और यहां तक पूरा क्या है, नीचे उत्तर प्रदेश है। अब गिन के बताओ, सबसे लास्ट में आप बताना, आप बताओ यूपी के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, इसको देख के बताओ, गिन के बताओ जल्दी से। यूपी है, मैंने बताया यूपी कहां से कहां तक है, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा उत्तर प्रदेश है। अब बताओ गिन के कितने जिले हैं जो यूपी से टच हो रहे हैं, पूरा नीचे यूपी है, बताओ। 5 जिले, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। आपने बहुत ध्यान से देखा, इसमें देखा नैनीताल भी, ठीक है, इस पॉइंट को भी देखा आपने, वेरी गुड। आपने इसको भी देखा, जिससे आपको पता चला कि 5 जिले हैं, नहीं तो कई लोग 4 जिले बता देते, 1 2 3 4 बता देते। नैनीताल मैंने बड़े सावधानी से इसको बनाया है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नैनीताल क्या उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, यस, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लग रहा है, ठीक है। तो अब ये तो चलो इतना क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन थोड़ा कठिन और बन सकता है। उस वैसे लोक सेवा आयोग लगभग इतना पूछ लेगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा और कठिन बना दिया उसने। ये पूछ लिया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, क्योंकि हमारा ही तो राज्य है उत्तर प्रदेश भी। उत्तर प्रदेश भी भारत का ही राज्य है, उसका भी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसके, वो भी तो पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ से सीमा साझा कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहीं पे एक चीज ध्यान रखनी होगी इसी में, जैसे हम देहरादून से आगे जाते हैं तो सहारनपुर आ जाता है, सहारनपुर। आपने बहुत जगह रटना नहीं है, इसको ध्यान में रखो। देहरादून में सहारनपुर चौक है, यहां से आईएसबीटी से आगे जाएंगे सहारनपुर आ जाएगा सीधे। तो देहरादून और हरिद्वार से एक डॉट आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, देहरादून और हरिद्वार से कौन सा जिला सीमा साझा कर रहा है, सहारनपुर। फिर आप हरिद्वार से रुड़की से आगे जाते हैं, रुड़की का है इसमें कोई, रुड़की से आगे जाएंगे मुजफ्फरनगर पड़ता है, तो यहाँ पे आप टच कर लेंगे कौन सा जिला, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर, अब मुझे बताओ मुजफ्फरनगर किससे सीमा साझा कर रहा है, हरिद्वार से या देहरादून से, हरिद्वार से सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे एक डॉट और बना देंगे इस तरह से। फिर आता है बिजनौर, बिजनौर आता है, आप पौड़ी, अगर पौड़ी के निवासी होंगे, पौड़ी से नीचे जाएंगे तो आपको बिजनौर दिखाई देगा। तो बिजनौर किस किस से सीमा साझा कर रहा है, हरिद्वार से भी कर रहा है, पौड़ी से भी कर रहा है, नैनीताल से भी और उधम सिंह नगर से भी, ठीक है। तो कितने जिले हो गए यूपी के आसानी से आपको याद, 3। देहरादून से आगे बढ़े सहारनपुर, हरिद्वार से आगे बढ़े मुजफ्फरनगर, पौड़ी से आगे बढ़े बिजनौर। अब इसके बाद 4 जिले यहां भी हैं, 1 2 3 4, इनको 4 भागों में बांट दो। और एक आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर,
रामपुर के बाद पीलीभीत, बरेली आएगा पहले, इसके क्रम में आता है बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, और उसके बाद आएगा पीलीभीत। पीलीभीत। तो अब चाहे कैसा ही क्वेश्चन बना ले एग्जामिनर, आपसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, आपको आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 4 जिले किससे सीमा साझा कर रहे हैं? उधम सिंह नगर से। अब इसमें चाहे एग्जामिनर 100 से ज्यादा क्वेश्चन बना सकता है, उसकी मर्जी। आपने इतना तो पढ़ लिया। अगर आप किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो किताबी लैंग्वेज में ये दिया होगा कि उत्तराखंड के 1-2 जिले दे देगा, जैसे पौड़ी जिला सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा करता है, 7 जिलों से। पौड़ी जो जनपद है उत्तराखंड के सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा कर रहा है। कितने जिले हैं? 7 हैं। ये भी आप रट रहे हैं। और एग्जामिनर इतना चालाक निकला, उसने देखा कि मैप देखा और पौड़ी नहीं पूछा, उसने पूछ लिया उत्तरकाशी बताओ कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है। ऐसे 13 जिलों को आप रटने से अच्छा है कि एक मैप बनाना सीख लें, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अच्छा तरीका तो ये है। अगर आप रटेंगे, 2-4 जिले रटेंगे, उसके बाद एग्जामिनर ने कोई और पूछ लिया, आपको आएगा ही नहीं। इस मैप को बनाने में 3-4 सेकंड लगेंगे आपको। चलो मान लो 1 मिनट भी लग गया, 2 मिनट लग गए, 2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 मिनट से आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन याद हो रहे हैं, आप आसानी से 2 मिनट लगा लो। क्वेश्चन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ मैप। अगर सामान्य क्वेश्चन आया जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा, आपको याद ही हो जाएगा 5 जिले। ठीक है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तराखंड? 2 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, मैप बनाना मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है। इतना आपको समझ आया है? यहां से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें और चीजें भी हैं। हिमाचल प्रदेश के जिले तो हमने पढ़े ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के जिले भी देख लो। एक तो है किन्नौर, किन्नौर है, और एक आता है जिला शिमला। किन्नौर के बाद इधर से आएगा इसको ये भी कट गया, यहां तक है शिमला, उसके बाद है सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं? 3 जिले। कौन कौन से हैं? किन्नौर, शिमला और सिरमौर। ठीक है, किन्नौर किसके साथ? उत्तरकाशी के साथ। शिमला किसके साथ? उत्तरकाशी और देहरादून के साथ। सिरमौर किसके साथ? देहरादून के साथ। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब आपसे ये प्रश्न नहीं आएगा कि हिमाचल प्रदेश का कितना बॉर्डर एरिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का कितना बॉर्डर एरिया है, ये भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर याद करना है। 275 नेपाल के साथ, 350 चीन या तिब्बत के साथ। टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर 725। ठीक है, 625 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। इतना पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर के जिलों के बारे में। अभी तो आपने बाहरी एरिया देखा, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपने पढ़ा 2 मंडल हैं, 2 मंडलों में कुमाऊं मंडल में 6 जिले, गढ़वाल मंडल में 7 जिले। कुमाऊं मंडल के जिले कौन कौन से हैं? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन से इधर के जिले कुमाऊं मंडल के हैं, और इधर क्या है? गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, कौन कौन से किससे सीमा साझा कर रहा है पता चल रहा है। एक क्वेश्चन आता है इसमें लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, या इसको कहते हैं आंतरिक जिला। आंतरिक देश भी होते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक स्टेट भी होता है। लैंड लॉक मतलब है कि आंतरिक का मतलब है ऐसा जिला, अगर जिले की बात करें, ऐसा जिला जो किसी स्टेट से, राज्य के साथ सीमा नहीं साझा नहीं कर रहा है, और जो किसी कंट्री के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है, यानी कि लैंड लॉक है। ऐसा जिला जो किसी राज्य और किसी देश से सीमा साझा नहीं कर रहा है, बॉर्डर एरिया शेयर नहीं कर रहा है। तो ऐसे जिले इसमें से आप अगर देखेंगे
4 ऐसे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। आंतरिक जिले कितने हैं उत्तराखंड में? 4 हैं। तो बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो कुमाऊं मंडल के टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो ऐसे ही नोट्स जब आप बनाएंगे तो इसमें ऐसा लिखेंगे कि आंतरिक जिले, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट लिखाऊंगा मैं इसको। आंतरिक जिले हैं 4। 4 कौन कौन से? कुमाऊं मंडल में 2 और गढ़वाल मंडल में 2। कुमाऊं मंडल में आपने देखे, एक तो है इसमें बागेश्वर और एक है अल्मोड़ा। बागेश्वर और अल्मोड़ा। गढ़वाल मंडल में 2 देखे, एक है टिहरी और एक है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो सारे याद होंगे। आंतरिक जिले ये हो गए। इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल। जैसे उत्तराखंड का टोटल एरिया कितना है? उत्तराखंड का टोटल एरिया है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 53,483 वर्ग किलोमीटर। क्यों याद करना होता है? एक एक शब्द याद करना है। आपको पूरा उत्तराखंड पढ़ लिया, ये याद होना जरूरी होता है, क्योंकि क्षेत्रफल तो आपको याद ही होना चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं, क्षेत्रफल ही पता नहीं है। 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का एरिया। फिर इसमें हम पढ़ेंगे सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले और सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। चार सबसे बड़े जिले। चमोली सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी। तीसरे नंबर पर है पिथौरागढ़। चौथे नंबर पर है पौड़ी। जब आप उत्तराखंड का मैप देखोगे, मैप से कभी भी आइडिया नहीं लगाया जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। थोड़ा आइडिया तो लगा लोगे, लेकिन जो बराबर के उसमें होंगे उत्तरकाशी और चमोली में पता कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मैप में छोटा बड़ा कहीं बना है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे से, अगर मैंने मैप बनाया है, अगर इसमें छोटा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैप आप एरिया के लिए नहीं बना रहे हैं, इसको तो बॉर्डर एरिया साझा करने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ा जिला मैंने बताया चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी आता है, उसके बाद पिथौरागढ़। तो 1, 2, 3 और 4 पौड़ी। ये 4 सबसे बड़े जिले हैं। इसके बाद आते हैं सबसे छोटे जिले। तो 4 सबसे छोटे जिले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया में? चंपावत या रुद्रप्रयाग? चंपावत है। नंबर 1 पर चंपावत, नंबर 2 पर रुद्रप्रयाग, नंबर 3 में बागेश्वर, नंबर 4 में हरिद्वार। तो 4 सबसे छोटे जिले कौन कौन से हो जाएंगे? इधर आ गया। 4 सबसे छोटे जिले, सबसे पहले मैंने बताया चंपावत। अब इसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद हरिद्वार, ठीक है। ये 4 सबसे छोटे जिले हैं। तो ये सबसे बड़े, बड़े में इस तरफ को चला जाएगा, सबसे छोटे से बड़े की ओर ऐसे चला जाएगा क्रम, ठीक है। सबसे बड़ा है चमोली, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये सबसे बड़े। इन्हें भी आपने याद करना होगा, ऐसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है इसमें? इसके बाद देखो उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा। एक बार मैं पूरा पढ़ा दूं फिर लिखा दूंगा आपको, लिखने में टेंशन मत लो आप, कि आराम से मैं आपको लिखा दूंगा एक एक शब्द। कितना आप सुन लेते हैं, कितना आपने दिमाग में ध्यान रख लेते हैं, उसको ध्यान रखिए बस। अब हम इसमें पढ़ते हैं राजनीतिक सीमा। एक इसमें आता है भौगोलिक सीमा। ये क्या क्या है? ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, ये भौगोलिक सीमा। और राजनीतिक सीमा पॉलिटिकल आपका बॉर्डर एरिया है, ठीक है। अब देखो आपने अभी उत्तराखंड पढ़ा ऐसे, तो पहले हम इस उत्तराखंड में इसकी पढ़ेंगे राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल एरिया।
पॉलिटिकल एरिया, राजनीतिक सीमा यही होती है कि किस देश से लग रही है, किस राज्य से लग रही है, सीमा यही पढ़ना होता है हमने। तो हम इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक सीमा में उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, उत्तर में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। तो उत्तराखंड के ईस्ट वाले साइड में क्या था, कौन सा देश था, नेपाल था। भाई ये पॉलिटिकल सीमा है ना, आप दो मैप खरीदते होंगे मार्केट से, पॉलिटिकल वाला, ज्योग्राफिकल वाला। पॉलिटिकल वाले में आपको बॉर्डर एरिया, देशों की सीमाएं दिखाई देती हैं, और ज्योग्राफिकल वाले मैप में आपको वो दिखाई देता है कि कहाँ पे क्या क्या, कहाँ हिमालय है, कहाँ बॉर्डर एरिया में ताल है, कहाँ समुद्र है, सी वगैरह, ये सब दिखाई देता है। तो नेपाल उत्तर में, नॉर्थ में क्या है बताओ, उत्तराखंड के नॉर्थ में अभी क्या पढ़ा था आपने, चीन या तिब्बत, चीन या तिब्बत है। साउथ में क्या पढ़ा था, उत्तर प्रदेश पढ़ा था। वेस्ट में हिमाचल प्रदेश। बस एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है ईस्ट साइड कौन सा आपका राजनीतिक सीमा है, किसके साथ है, नेपाल के साथ। उत्तर में चीन के साथ। चलो किलोमीटर बता दो, चीन के नेपाल के साथ 275, चीन के साथ 350 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपने पढ़ना है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलो यहाँ पे ये पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले हैं उत्तराखंड के, 5 उत्तराखंड के जिले हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ दो डिस्ट्रिक्ट हैं। इसको हम डिटेल से लिखेंगे, अभी आप इतना समझ लो। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब इसके बाद ज्योग्राफिकल सीमा, यानी कि भौगोलिक सीमा। ठीक है, भौगोलिक सीमा है, ये ज्योग्राफिकल सीमा है। अब भौगोलिक सीमा प्रकृति द्वारा खुद बनाई जाती है, जैसे कहीं हिमालय है, कहीं नदियां हैं, कहीं कोई क्षेत्र है, ऐसे खुद बनाया जाता है प्रकृति द्वारा। जो ज्योग्राफिकल सीमा होती है प्रकृति खुद बनाती है, और पॉलिटिकल सीमा हम बनाते हैं। नेपाल के साथ हमने शेयर किया है बॉर्डर एरिया। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल सीमा में आप देखेंगे, इसमें ये तो सब समझ आता होगा ना सबको, कि ऐसे प्लस का चिन्ह बना लिया, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, इधर ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, आता होगा सबको समझ। जब मैप देखते हैं हम कहाँ ईस्ट नॉर्थ वगैरह है, ये तो आता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में क्या है, पूर्वी क्षेत्र में यहाँ है एक नदी, और उसका नाम है काली नदी। क्या है, काली नदी। भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा क्या करती है, एक नदी है, उसका नाम है काली नदी। ठीक है, काली नदी। अब इसको ब्लैक रिवर मत बोलना, काली याद करना आप, ब्लैक सी वगैरह कुछ और याद हो जाएगा। मतलब इतना इंग्लिश भी आपको नहीं करना है, काला तो पता ही होगा, काली नदी उसका नाम है, तो काली याद करो, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ब्लैक रिवर आप ऐसे याद कर लो, वहां कोई और नाम आ गया। ठीक है, काली नदी को हिंदी में भी इंग्लिश में भी काली नदी ही, काली रिवर ही लिखेगा वो। ठीक है, काली है तो काली नाम है। बहुत सारे नाम ये लोगों के नाम से रखे गए हैं। तो यहाँ पे काली नदी है। उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है, हिमालय है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में मैदान है, मैदान है। और यहाँ क्या है, इधर, इधर एक नदी है, उसका नाम है टॉन्स नदी, टॉन्स नदी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे ही आप बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है, काली नदी। एग्जामिनर देगा कौन सी नदी बनाती है, काली नदी। पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती, टॉन्स नदी बनाती है। नदियां हम पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। उत्तरी सीमा क्या बनाता है, हिमालय। दक्षिणी सीमा कौन सा क्षेत्र बनाता है, मैदान, मैदानी एरिया है। जैसे तराई भाबर, तराई आप उसको कह सकते हैं, तराई मैदान। ठीक है, अगर उसको तराई लिखना चाहें तराई भी लिख सकते हैं, वैसे मैदान है। इतना आपको समझ आया, इतना समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। ठीक है, अब एक आते हैं कि लास्ट वाले पॉइंट, उत्तराखंड के पूर्वी बिंदु कौन सा है, लास्ट लास्ट पॉइंट। जैसे ये आपका स्टूल है, तो इसमें आपको यहाँ पे बोला जाएगा कौन सा ये पॉइंट सबसे लास्ट में है। जैसे उत्तराखंड भारत में इस तरह से स्थित है, उत्तराखंड है ऐसे स्थित, भारत के मैप में देखोगे इस तरह से। तो इसमें सबसे ईस्ट वाला पॉइंट ये है, वेस्ट वाला पॉइंट
ये, नॉर्थ वाला ये, साउथ वाला ये। भारत में भी आपने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ठीक है, किबुथु, सभी सभी पढ़े होंगे पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का जो पूर्वी बिंदु है ये क्या है, काला पानी वाला क्षेत्र है। क्या है, काला पानी। काला पानी विवाद पढ़ोगे आप, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है, झगड़ा है दोनों में, ठीक है, काला पानी। और यहाँ पे है पोंटा साहिब, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में है, आप इसको वो बोल सकते हैं आसन बैराज। हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं लिखेंगे, आप इसको बोल सकते हैं आसन बैराज। कितने लोगों ने देखा है ये आसन बैराज, रामसर साइड में रखा गया है इसको, आसन बैराज को, ठीक है। जो वेटलैंड होते हैं उनको रामसर साइट चयनित करता है, तो उत्तराखंड का एक ही वेटलैंड है, इसका नाम है आसन बैराज। उत्तरी जो क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र आता है, एक दर्रा है थांगला दर्रा। दर्रा क्या होता है, पास होते हैं, पास, ठीक है, आने जाने के रास्ते। पहाड़ों में आपने देखा होगा दो पर्वतों के बीच में आने जाने का जो संकरा रास्ता है उसको दर्रा या पास कहा जाता है। उत्तराखंड में बहुत पासों के नाम हैं, और ऐसा ही एक उत्तरकाशी में पास है, उसका नाम क्या है, थांगला है। थांगला, थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, ठीक है, इस तरह से ही पास होते हैं, उनके नाम भी याद करने होंगे आपको। और दक्षिण में उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, उधम सिंह नगर आ जाएगा दक्षिण वाला पॉइंट। अगर इनमें ही जिला लिखना चाहें, पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ पूर्वी पॉइंट है, ये वाला पिथौरागढ़ जिले में है। और ये किस जिले में है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, वापस आएगा पेन से, नहीं आ रहा है, चलो उतना ज्यादा नहीं गया है। यहाँ पे क्या लिखा था, काला पानी, काला पानी, काला पानी पिथौरागढ़ में। थांगला दर्रा, थांगला दर्रा उत्तरकाशी में। वो काशी लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा इतना, इतना तो समझ रहे होंगे। नाम तो थोड़ा बहुत सुने ही होंगे उत्तरकाशी वगैरह, इतना तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी आपको। देहरादून में है ये, कहाँ है, देहरादून में। आसन बैराज देहरादून, उधम सिंह नगर तो उधम सिंह नगर में ही है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसमें बन गए, तो ये आपने ध्यान रखने। अगर यहाँ पे नाम लिखना चाहें, सिरपुरा एक नाम है यहाँ पे, वैसे एग्जाम में ये आता नहीं, सिरपुरा वाला उतना फेमस एरिया नहीं है। सिरपुरा नाम याद कर सकते हैं, ठीक है, उधम सिंह नगर का सिरपुरा। काला पानी, आसन बैराज, थांगला दर्रा, सिरपुरा। इसको बनाएंगे कैसे, जब आप घर में बनाएंगे इसको ऐसे बनाएंगे, एक प्लस का चिन्ह ऐसे बना दिया, ऊपर लिख दिया उत्तराखंड के अंतिम बिंदु लिख दिया, फिर उसमें इसी तरह से प्लस का चिन्ह बना के ऐसे बनाना है। और ज्योग्राफिकल सीमा में भी ऐसे ही बनाना है, पॉलिटिकल बॉर्डर में भी ऐसे ही इस तरह से बनाना है, ठीक है। कितने बजे तक क्लास चलती है आपकी, 11 बजे तक, अच्छा 11 तक, ठीक है, उसी अनुसार खींचेंगे ना, ऐसा ना हो कहीं 2-3 बज जाए आपको भूख ही लग जाए इधर, दूसरे दिन से क्लास खाली ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है, जैसे क्लास पढ़ने का लगभग 1-2 घंटे का पीरियड होता है, 1-2 घंटे में आप इतना पढ़ सकते हैं एक क्लास में बहुत ज्यादा भी, अति भी फिर हानिकारक ही होता है, दूसरे दिन से आपको कुछ समझ ही ना आए, फिर फायदा ही क्या है। वैसे लगेगा नहीं कि, देखो दिक्कत वहां पे होती है ना जो नया नया कहीं पे कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, आप तो बहुत गिने चुने लोग हो, जैसे बड़ी भीड़ होती है, कई लोग बैठे हैं, इतनी लंबी क्लास है कि उसमें लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, शरारती तत्व भी हैं। आप ऐसे स्टैंडर्ड टाइप से तैयारी कर रहे हैं, तो आप में शरारती तत्व कम होते हैं, क्योंकि आप लिमिटेड चीजें और तैयारी थोड़ा ठीक ढंग की कर रहे हैं। जहाँ ग्रुप सी का एग्जाम है, हजारों लोग, किसी ने सोचा चलो तैयारी कर लेते हैं, हर कोई कूद गया। उसके बाद कुछ शरारती तत्व सोचा कि 1-2 महीने कहीं सेटिंग वगैरह भिड़ा देंगे, कुछ आसपास से कुछ हाथ लग जाएगा, उसी में लगा रहा, 2 महीने कुछ हाथ नहीं लगा, चला गया। ऐसे भी लोग होते हैं। फिर भी टीचर की क्या होती है, एक नजर होती है कि आप सब व्यक्तियों को देख रहे हैं। अब आप इतने कम लोग हो, आप पर हमारा ज्यादा ध्यान जाएगा, आपकी योग्यता हम एकदम
कैच कर लेंगे। अगर मैंने आपसे 2-4 बार क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूंगा कि आपका लेवल क्या है, हर व्यक्ति का 2-4 बार क्वेश्चन पूछने के बाद ही मैं बता दूंगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, बिना परीक्षा के। तो वो मुझे पता चल जाता है 1-2 बार बताने में, ठीक है। क्लास में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पूछो आसानी से, कुछ भी पूछ सकते हो। उत्तराखंड ऐसा नहीं है मैं रट रट के कुछ आपको एक टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर मुझे आप कह दो कि नहीं ये टॉपिक नहीं सर, आप उत्तराखंड का चंद्रवंश पढ़ा दीजिए, मैं उसको भी सीधे शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि रट के मतलब आपको तुरंत बताया जा रहा है। ये कई सालों का आपको अनुभव है कि आप चाहे कुछ भी पूछ लो, कैसा भी पेपर बना दो। मैं 50 में से अगर करंट अफेयर्स के नहीं होंगे, जो अभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने साइड का, अगर वो नहीं होगा तो 50 में से 49 ऐसे तो मैं हर उसमें लेकर आऊंगा उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं उत्तराखंड, उससे आप टेंशन फ्री रहिए। कई बार बच्चे वो करते हैं ना कि जज करते हैं कि हाँ इसको आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ये कहीं रट के तो नहीं आया होगा, ऐसा भी होता है। आप तो कम बच्चे हो, देखो पहली बार लगता है। अब जो पहली बार आया है तो उसको तो पता ही चल जाता है कि हाँ इसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझको कोई भी टॉपिक कह लीजिए, साइड के टॉपिक भी कुछ भी पूछ लीजिए, ये होता है कई बार आपको पढ़ाने के बाद ही अनुभव आता है। अगर आप एक बार रट के आएंगे, भूल जाएंगे आसन बैराज को ही, अच्छा ये है, वहां से पता ही नहीं चलेगा आसन बैराज है क्या है, ठीक है। चलो ये आसानी से आप समझ गए। एक बार आप दोबारा से इसको देख लो, फिर मैं थोड़ा सा लिखाता हूँ, और जब टाइम हो जाएगा आपको फिर विदा कर देंगे। ये तो छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसको हम जब इसका टॉपिक आएगा तो तब बता देंगे। कत्यूरी वंश पहला राजनीतिक वंश है उत्तराखंड में, और उसके बाद चंद पंवार, चंद था कुमाऊं के क्षेत्र में, पंवार था गढ़वाल के क्षेत्र में। उसके बाद गोरखा आए थे, गोरखा कुमाऊं में कब आए थे, कुमाऊं में आए थे 1790 में। कब तक रहे, 1815 तक रहे। और गढ़वाल में गोरखा कब आए थे, 1804 से आए थे, और 1804 से 1815 में। यहाँ पे राजा था महेंद्र चंद, उसको हराया था अंतिम राजा महेंद्र चंद। यहाँ पे राजा था प्रद्युमन शाह, खुड़बुड़ा है देहरादून में, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। गोरखाओं ने वहां पे बलभद्र सिंह थापा और जिलेस्पी, उसके मध्य में बाद में युद्ध होता है, वो तो अलग युद्ध है। जैसे खलंगा का युद्ध, खलंगा नाला देखा है आपने, वहां पे अंग्रेज और गोरखों में युद्ध हुआ था, और प्रद्युमन शाह और अंग्रेजों के गोरखों के मध्य में युद्ध हुआ था यहाँ पे देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून के युद्ध में हार जाता है, उसके बाद गोरखों का शासन हो गया। फिर अंग्रेज आए 1815 से 1947 तक। 15 अगस्त 1947 को हम भी आजाद हो गए, 47 सॉरी 47। फिर उसके बाद राज्य निर्माण 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य निर्माण कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को हुआ है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। देश का कौन सा राज्य बना, 27वां राज्य बना, ठीक है। यहां तक हमने ये देखा था। अभी हमने ये ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ये वाला तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। अब एक क्या करेंगे, आप एक ब्लैंक मैप ले लेंगे उत्तराखंड का, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, मैं कल एक बार और बता दूंगा आपको कैसे बनाना है। एक काम आप कर लेना आज घर में, जैसे उत्तराखंड का ब्लैंक मैप देख लेना। अगर मैप ना मिले मार्केट से, आप आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, नेट से निकाल लो, और देखने के बाद उससे उसको हाथ से ड्रॉ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना क्रूप बनाइए, अच्छा सा बनाओ, जैसे उत्तराखंड है वैसा ही बना लो, लेकिन सीमाएं बिल्कुल टच होनी चाहिए, इसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बनाया बहुत सुंदर, आपने प्रिंट करके लेकर आए, और उसमें बॉर्डर एरिया नैनीताल की सीमा यहाँ से लग रही है, लगी नहीं रही है, फायदा हुआ उसका, नहीं हुआ ना। आपने बिल्कुल चमोली जनपद जैसा है वैसा ही बनाया, लेकिन समस्या ये होगी चमोली की सीमा यहाँ से, यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी टच कर दी, फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। ऐसा बनाना है, सुंदर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप में और कला होगी, आप और सुंदर बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जिससे आपको जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। उद्देश्य इतना ही है, जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इनका बॉर्डर एरिया याद हो रहा है इससे, ठीक है, 13 जिलों का, और इंटरनेशनल बॉर्डर, राज्यों के साथ बॉर्डर, ये सब पता चल रहा है। ये तो आपने पढ़ ही लिया, यहाँ से लेकर
यहाँ तक किसके साथ सीमा है? चीन और तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा है। नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं? 3 जिले। कौन कौन से जिले हैं? यूएस नगर है, चंपावत है और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कौन सा ऐसा जिला है, इसमें से कौन बताएगा? आप बताना, ठीक है। बताओ कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा लगा रहा है, इसमें से बताओ। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा कंट्री के साथ बॉर्डर एरिया शेयर कर रहा है? पिथौरागढ़ है। कितने कंट्री के साथ? 2। एक ही जिला है ऐसा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी तो छुप सकता है, मेरे दिमाग में नहीं आया, एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जब आपको ये मैप आएगा अपने आप आ जाएगा। आंसर तो नहीं बोला ना मैंने आपको, आपने बता दिया, कहीं पढ़ा भी नहीं था ना तब भी बता दिया। कैसे बताया? इस मैप को देखकर। यानी कि ये मैप आपके सामने होगा तो आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है, एकमात्र ऐसा जनपद है जो 2 कंट्रियों के साथ बॉर्डर एरिया शेयर कर रहा है, तो पिथौरागढ़ है। अब इसी में एक क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगा रहा है? सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ ही होगा, क्योंकि 2 कंट्री के साथ है। देखो आप यहां से लेकर यहां तक है, इतना किसी का बॉर्डर एरिया नहीं है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर साझा भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है। तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से, और यहाँ आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब यहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है? उधम सिंह नगर है। देखो उधम सिंह नगर में बताए थे 4 जिले यहाँ थे, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, 5 जिले ऐसे हैं जो यूपी के 5 जिले उधम सिंह नगर के से सीमा साझा कर रहे हैं। बस अच्छा सा मैप एक बनाएंगे बाद में, इसको भी हम समझ लेंगे, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट में लिख लो आप पहले से, स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ, फिर मैप घर में जाके आज मैप तैयार करके आएंगे आप, फिर आपको समझ आ जाएगा। पहला तो हेडिंग डाल लो सबसे ऊपर उत्तराखंड। कल से एक ऐसा काम करना, आप आज तो रफ में ही लिख लो, कल से एक उत्तराखंड की अलग से नोटबुक रख लेना, उसमें नोट्स बनाओगे। ऐसा नहीं, खिचड़ी नहीं पकानी है आपको यहाँ पे। कई बार तो आप ऐसा कर लेते हैं ना, बाद में करूंगा ये करूंगा, अगर क्लास में भी लिखेंगे चल जाएगा। एक नोटबुक होनी चाहिए उत्तराखंड की अलग से, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने के काम आएगा। लिखना जरूरी होता है। मैं नोट्स ना, आपको सारे नोट्स हैं मेरे पास A to Z, लेकिन फायदा नहीं होता। लोग ये बोलते हैं नोट्स दे दो सर। मोबाइल में जब आपकी मेहनत लगेगी ना, 100 पन्ने लिखने में, आपको 100 पेज लिखने में जो मेहनत लगेगी, आप उसको पढ़ोगे, खुद लिखी हुई चीजों को बार बार पढ़ोगे। मैंने आपको 200 पेजों की एक PDF भेज दी, पूरा उत्तराखंड है उसमें, आप उसमें से 5 पेज भी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? आपकी मेहनत नहीं लगी है। जैसे ही मेमोरी फुल होगी, डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको पता भी नहीं होगा आपके मोबाइल में कितनी PDF है, ठीक है, तुरंत डिलीट कर देंगे। तो आपकी मेहनत नहीं है। नोटबुक में लिखा हुआ हमेशा काम आता है, अपना लिखा हुआ याद होता है, और कुछ चीजें आपने देख ली उसी को लिखोगे, घर में जाके पढ़ोगे, लगभग आपका अगर IQ लेवल तेज है 90% आपको याद हो जाएगा। कितना ही कमजोर हो आप, 50 से ऊपर याद ही कर लोगे क्लास में ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें रटनी होती हैं, इसमें से ज्यादातर चीजें आपको याद हो गई होंगी। कुछ चीजें हैं जो रटनी है, जैसे अभी ये याद नहीं हुआ होगा कि यूपी के कितने जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, उनके नाम ये पता नहीं चल रहा होगा बहुतों को, ठीक है। बस चलो, उत्तराखंड लिखने के बाद स्थापना लिखो इसकी। कब उत्तराखंड राज्य बना? इंग्लिश वाले अपने अनुसार लिख लेना, स्थापना को क्या कहते हैं अपने अनुसार लिख लो। कब राज्य बना? 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड राज्य की स्थापना लिख लेना 9 नवंबर सन 2000। इसी में लिख लेना देश का 27वां राज्य। राज्य कौन से क्रम का है, यानी कि उत्तराखंड से पहले 26 राज्य बन चुके हैं, ठीक है। 27वें क्रम का राज्य बना देश का, ठीक है। अगर इतनी बड़ी लैंग्वेज मत लिखो, आप अपने आप समझदार हो। 9 नवंबर 2000, देश का 27वां लिख दोगे, कौन सा पता नहीं चलेगा कि 27वां राज्य है क्या है।
उसके बाद लिखना कितना क्षेत्रफल है इसका, एरिया कितना है। अगला लिखो एरिया, क्षेत्रफल लिख लो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। पूरा याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसी में लिखो पर्वतीय भाग और मैदानी भाग, दो दो कॉलम बना दो। एक एक लिखना पर्वतीय भाग, हिल एरिया कितना है, दूसरा मैदानी एरिया। चलो इतना तो दिमाग आपके पास होगा कि पर्वतीय एरिया ज्यादा है या मैदानी एरिया ज्यादा होगा, है? उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है तो पर्वतीय एरिया ज्यादा होगा। पर्वतीय एरिया लिखो 86.07, ये तो आ जाएगा परसेंटेज, 86.07%। 100 में से दो ही चीज बताई मैंने, या तो पर्वतीय या तो मैदानी। अब कितना बच गया, 97, इसमें 13 बच गया, ठीक है, 13.93। मैदानी एरिया हो जाएगा 13.993%। तो आपको पता चल गया कौन सा एरिया ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, पर्वतीय एरिया ज्यादा है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और दिमाग तेज होगा आपका, 53,000 को परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, ठीक है, बदल लेंगे। उसको रहने दो, अभी यही पूछता है परसेंटेज यहाँ पे, क्योंकि इतना नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या पूछ सकता है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज नहीं पढ़ी जाती। अब मैं इसको परसेंटेज में निकाल कर इसका एरिया निकाल दूंगा, लेकिन वो नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ये परसेंटेज जरूर पूछा जाएगा, कौन सा एरिया ज्यादा है वो पूछा जाएगा। एक याद कर लोगे, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। 100 में से माइनस कर लो दूसरे को। अब एरिया वाइज सबसे बड़े जिले लिखो। अगला लिखना एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से, सीधे अगर शॉर्ट में लिखना चाहो एरिया वाइज क्षेत्रफल, इसमें सबसे बड़े जिले, बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले लिखो चमोली, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, तीसरे में लिखना पिथौरागढ़, चौथे में लिखो पौड़ी, पौड़ी। उसके बाद सबसे छोटे, छोटे जिले, चार क्रम में पूछेगा, क्रम से लगाइए ऐसा आएगा। 13 के 13 याद नहीं करने, चार याद करने बस। चार सबसे छोटे, चार सबसे बड़े जिले। सबसे छोटे में आ जाएगा चंपावत, चंपावत के बाद क्या बताया था, रुद्रप्रयाग। उसके बाद क्या बताया था, बागेश्वर। उसके बाद क्या बताया था, हरिद्वार। मैप देखोगे घर में जाके तो चार आपको सबसे छोटे जिले दिखाई देंगे। इनका क्रम मैंने बताया छोटे से बड़े की ओर है, इनमें छोटे से बड़े की ओर ऐसे है। ये चार सबसे छोटे और बड़े जिले लिख लो। इनमें एक काम और कर लेना, जैसे इसका क्षेत्रफल लिख लो, एक सबसे छोटे का 80-30 किलोमीटर स्क्वायर, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। बस इन दोनों का लिख लेना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। भाई सबसे छोटा है तो कितनी कितनी उसका एरिया है, 1766 वर्ग किलोमीटर है, और इसका 8030 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 80-30 इसका है, 80-16 इसका है। पहले लोक सेवा आयोग इसको मानता था उत्तरकाशी को, डाउट ही क्लियर हो गया। अब इसी को माना जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक है। लिख लिया इतना। इसके बाद लिखो राज्य की सीमाएं, एक हेडिंग लिखो राज्य का बॉर्डर एरिया। पहला लिखना भौगोलिक सीमा, भौगोलिक का मतलब है ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक सीमा लिखो। भौगोलिक सीमा में मैंने ऐसे बताया था आपको,
छोटे छोटे नोट्स बनाओ बस। भौगोलिक सीमा में कौन सी नदी है? पूर्व में। उत्तर में क्या है? टॉन्स कहाँ है? हिमालय। तराई भी एक गंगा, तराई भी एक मैदानी होता है जहां दलदली भूमि होती है, उसको तराई एरिया बोलते हैं। और इसके बाद टॉन्स नदी, टॉन्स नदी, ये तो आ गया ये। पॉलिटिकल सीमा, राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा में पॉलिटिकल एरिया बताओ क्या क्या है? पूर्व में क्या है? नेपाल। उत्तर में चीन तिब्बत। दक्षिण में, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। इतना बना लिया। फिर इसके बाद अंतिम बिंदु लिखेंगे और फिर सीमा लिखेंगे। अब इसी में एक लिख लो लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु उसको कहते हैं। अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट कौन सा है अंतिम, तो इसमें लिख लेना। इससे ऊपर मतलब कुछ नहीं है। राज्य का सबसे लास्ट, सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, सबसे पूर्वी पॉइंट बताइए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पूर्व में काला पानी, काला पानी से काली नदी निकलती है। किस जिले में है ये? पिथौरागढ़। और उत्तर में थांगला पास, थांगला दर्रा, ये भी उत्तरकाशी में। यहाँ क्या बताया था पश्चिम में? आसन बैराज। पौंटा साहिब इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में है, अपने राज्य का बनाना है ना आपने, ठीक है। आसन बैराज कहाँ है? देहरादून जनपद में है। और दक्षिण में क्या है? सिरपुरा उसको कहते हैं, सिरपुरा है। और ये उधम सिंह नगर में है। अगर उधम सिंह नगर भी याद करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट है राज्य के अंतिम बिंदु। अगर यहीं पे किलोमीटर लिखना चाहो आप लिख लेना। नेपाल लिखा ना आपने, 275 किलोमीटर लिख लो। चीन में लिख लेना 350 किलोमीटर, ये लिख लेना दोनों। इसके बाद काम आपका अलग काम है कि एक मैप बनाना है। इसके बाद क्या करना है देखो, घर से करके आएंगे इसको, चिपकाना नहीं है मैप, एक मैप बनाना। आज तो आप वैसे ही नकल कर लेना कि जैसा मैप है वैसा ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिर उसमें उसी मैप में कहाँ से कहाँ तक चीन है, कहाँ से कहाँ तक नेपाल है, इसको लिख लेना। इसको लिखने के लिए आप एक काम करो, इस वाले मैप की फोटो खींच लेना और अच्छा सा एक मैप बनाकर लाना। नेट में देख लेना, मोबाइल से निकाल कर एक मैप देखना उत्तराखंड का। पहले ब्लैंक बनाना, क्योंकि सीखना आपको है, ये नहीं कि हर चीज नकल करके। अभी तो बना लोगे, एग्जाम में क्या होगा? क्या करना है, एक बार देखकर बनाना है। नाम बिना देखे लिखने हैं, पहली बार देखकर, फिर दोबारा बिना देखे, 2-3 बार में आपको याद हो जाएंगे, एक बार में नहीं होता है याद। तो ऐसे ही बॉर्डर एरिया बनाएंगे, यहाँ से इधर नेपाल लिख देना, ऊपर चीन लिख देना। कठिन थोड़ी है, देखी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर ये मैप ना बनाता मैं, सीधे लिखाता कि नेपाल, नेपाल की सीमा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ से लगती है, दूसरी लाइन लिखा था। चीन की सीमा उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, 3 जिलों से लगती है। ये तो पता ही चल रहा है ना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैप बनाओ, आसानी से उसको समझो, और अगर एग्जामिनर पूछता है आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? आया समझ? कितनी चीजें याद हुई?
अब इसमें से देखो एक एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है बार बार, कौन सा ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा जिलों से बॉर्डर एरिया साझा करता है? पौड़ी जनपद है। इसमें आप ध्यान से देखोगे, पौड़ी जनपद है और 7 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। कैसे हट गए, कहाँ से हो? अच्छा, चलो अब हो गया टाइम इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर पढ़ेंगे। कल का काम मैं देखूंगा, आप लोग एक उत्तराखंड का मैप बना कर लाना और सीख लेना मैप बनाना, हाथ से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, समझ ना आए फिर बताना। कल एक काम और करोगे, जितना आपने इसमें लिखा एक फेयर नोटबुक बना लेना, थोड़ा सा 100-200 पन्नों की। ठीक है, ऐसे नोटबुक रख लेना और उत्तराखंड की अलग से शुरुआत से ढंग से लिखो, उसको तरीके से लिखो और ऐसे ही करते रहना। बाद में अगर जो चीज समझ नहीं आएगी मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। जो भी समझ नहीं आता है, नोट्स बने हुए हैं वैसे मिल जाएंगे आपको, लेकिन लिखना खुद होगा, प्रिंट मत निकालना। बहुत सारे लोग प्रिंट निकाल लेते हैं, उसके बाद रख लिए, मशीन कर रही है ना काम, तो खुद की मेहनत लगी नहीं, तो फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता। अब लिखते टाइम देखो आपने बहुत सारी चीजें लिखी, तो आधी चीजें तो याद हुई होंगी इसमें से। डेली ऐसे ही पढ़ते जाओगे, देखो जीरो में जो है ना, जीरो में हम उसको मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जो बीच में है ना, आधी आधी चीजें सीखा हुआ है, उसको पहुंचाना कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है, आप तो सब जीरो में हो अभी उत्तराखंड के उसमें, उसको पहुंचाना इसलिए कठिन होता है। उसके अंदर ये भ्रम रहता है कि मुझे आता है बहुत। आपको क्लास में भ्रम रखना ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आप कितने ही माहिर हो, किसी सब्जेक्ट में जीरो बने रहो। जीरो बनोगे, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और आप सही ढंग से सीख पाओगे, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कि आप जीरो होंगे। भाई पिथौरागढ़ आपने कई बार सुना होगा, उत्तरकाशी भी सुना होगा, कई बार ये भी सुना होगा कि आसन बैराज यहाँ है, कई बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। तो कुछ अपडेट है किसी के पास नहीं है। जीरो तो कोई भी नहीं होता, आप कई चीजें सीख कर आए हैं, लेकिन आप यहाँ कुछ नया सीखेंगे, शुरुआत से सीखेंगे। वन लाइनर फॉर्म में सीखने से अच्छा इस तरह से सीखने में अलग आपको अनुभव होगा। वन लाइनर में क्या होगा, किसी को वन लाइनर में 10 लाइन लिखा दूं, दूसरे दिन क्वेश्चन और पूछा जाए, क्या फायदा उसका। ठीक है, सही ढंग से पढ़ लेना, घबराना मत मुझसे। ठीक है, मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है, मैं आपसे, लेकिन पढ़ाई में देखो, पढ़ाई आप करोगे तो मैं मदद करूंगा। अगर पढ़ाई में आप कामचोरी करोगे फिर मेरे को आपके ऊपर गुस्सा भी आएगा। पढ़ाई में तेज बने रहो, मतलब आप जो पढ़ाया जाता है इस बीच से अगर क्वेश्चन करूं तो आपको आने चाहिए। अगर इतना आ जाता है, मुझे भी पता है कि इसमें से आप पढ़ लेंगे, उसके बाद लगभग आपको 70% 50% भी कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन देखना आप, मैं 3-4 टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन देखना, यूपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में इसी बीच से रहेंगे। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आए होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। एक इसमें और बचा हुआ है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह उत्तराखंड का बताना है, उसको बता दूंगा मैं कल। फिर उसके बाद बताएंगे कि कहाँ अपर हिमालय है, ट्रांस हिमालय कहाँ है, मिडिल हिमालय कहाँ है, शिवालिक कहाँ है। फिर इसमें देहरादून वाली रेंज कहाँ है, हम कहाँ पे रहते हैं, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हम रहते हैं, कैसे ये दूनद्वार घाटियां बनी हैं। तो बस इतना ही, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे इससे आगे। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। 1-2 दिन हो सकता है कि सर की आदत बनी हो तो थोड़ा चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन, फिर रिदम में आ जाओगे आप, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नई क्लास में थोड़ा सा लगता है। अब सर अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें आपको लग रहा होगा कुछ चेंज टाइप का, या समझ ना आए, 1-2 दिन में आ जाएगा। ना समझ में आने वाला कुछ है नहीं, बहुत सारे लोग तो समझ सकते हैं। 1-2% जिसको समझ नहीं आता, फिर क्या करना पड़ता है उसको, उसको अपनी कमियां दूर करनी है ना। मान के चलो पूरी क्लास में से 70% बच्चों को समझ आया, चलो 80% बच्चों को समझ आया, 20% बच्चे वो हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 20% बच्चों ने खुद में सुधार करना है। आप अपने में भी तो सुधार करो। टीचर में ही देखोगे, अब हमें तो याद है ये सारा, अब आप हमसे हमसे वो करोगे कि उत्तराखंड का मैप बहुत अच्छा बना लें सर,
हम ना बनाए, हमें तो आता ही है बनाना, तो आप सीखोगे घर में जाके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, जाओ, इसको बंद कर देना फिर।